दौड़ से तय होती है दिल में बसी नई उमंगें। तारों को क्या छूना, फिर तो पूरी होगी हर आरजू दिल की, हर आरजू दिल की। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न ही किसी की नज़रों में। यहाँ पर कामयाब वही है जो सुबह उठकर अपने लक्ष्य तय करता है और रात को सोने से पहले अपने सारे काम पूरे कर लेता है। उम्मीद और आशीर्वाद भले ही नज़र न आते हों, लेकिन मुश्किल समय में साहस जरूर बढ़ाते हैं। हमेशा परिस्थितियों के अनुसार आपको चलना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए और अपनी कोशिशों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आपको अपना उत्तर करना है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रसाद जी के काव्य को शुक्ल जी ने मधुचर्या का काव्य या मधुचर्या का कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, लहर किस विधा की रचना है? नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास। किस विधा की रचना है लहर? तो आप सबको पता है विकल्प बी उत्तर आ रहा है, काव्य विधा की रचना है, तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं? प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, छायावाद युग। आप सभी को बताना है सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं किस युग से संबद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, छायावाद युग, तो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। कौन सी कविता निराला ने अपनी पुत्री की याद में लिखी है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, सरोज स्मृति, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुआता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया तेग। यानी उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इसके रचनाकार कौन हैं? मजदूर, सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक, ललित शुक्ल, किसान, केदारनाथ अग्रवाल, और आगे का विकल्प है भिक्षुक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी, यानी ये पंक्तियां भिक्षुक कविता से हैं और किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, छायावाद की प्रमुख विशेषता है कौन सी है? यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण।
कौन सी इनमें से है छायावाद की प्रमुख विशेषता? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, प्रकृति का मानवीकरण। तो आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त। कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, कामायनी। तो राइट जवाब माना जाएगा, इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। कौन है ऐसा जो छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अणिमा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। अणिमा किसकी रचना है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। तो राइट होगा। प्रसाद जी को शुक्ल जी ने मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं नामक कविता पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये कविता जो है पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई है और ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, अनामिका। कौन सा काव्य संग्रह है जो सुमित्रानंदन पंत जी का नहीं है? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, अनामिका। तो राइट आंसर होगा, चूँकि अनामिका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कौन जो है छायावादी कवि इनमें से नहीं है। तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? निहार, युगांत, रश्मि, सांध्य। कौन सी रचना नहीं है इनमें से महादेवी वर्मा की? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, युगांत। तो राइट होगा, क्योंकि युगांत रचना ये पंत जी की है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। इनमें से कौन सी रचना है निराला की जिसमें प्रबंधात्मकता है? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तुलसीदास। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता है तम के पर्दे में आना। नई कविता, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद। क्या पूछा जा रहा है, इन पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी। तो ठीक होगा, यानी ये काव्य पंक्तियाँ किस में आएंगी? रहस्यवादी काव्यधारा में। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग्मौन पंत की किस कविता की पंक्ति है? निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार, ज्योत्सना।
कौन सा है इसका सही उत्तर? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, मौन निमंत्रण। तो राइट होगा। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृग मौन। ये पंक्तियाँ मौन निमंत्रण कविता से हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र जी। ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, नागार्जुन जी। तो राइट आंसर माना जाएगा। उस अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। कौन सा काव्य संग्रह है जो नागार्जुन जी का नहीं है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा, युग की गंगा। तो राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। किसकी काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी। तो राइट होगा, यानी त्रिलोचन की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। यानी कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में इनमें से नहीं है? तो आप लोगों का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आ रहा है, यांत्रिक भौतिकवाद। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। किसका काव्य संग्रह है नींद के बादल? तो आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा है, केदारनाथ अग्रवाल। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। वो चिड़िया जो कविता किसकी है? तो आप सभी लोगों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प डी, केदारनाथ अग्रवाल। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी सतलुज, ब्यास चिनाब, गंगा और यमुना। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, प्रगतिवाद। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। किसका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, नागार्जुन। तो राइट आंसर होगा, इन्हीं का नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन।
किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं ये? तो आप लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा, केदारनाथ अग्रवाल, तो राइट होगा। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है, कब से माना है? 1936, 1937, 1938, 1939। डॉक्टर नगेंद्र जी ने प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना है? तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों का जवाब चुना गया है विकल्प ए 1936, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन, काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। किस रचना में काम और अध्यात्म की समस्या उठाई गई है? तो आपका उत्तर विकल्प सी आ रहा है, उर्वशी, तो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। कौन सा सही है जवाब आपका? 684 के लिए आपका उत्तर विकल्प डी आ रहा, तो राइट होगा। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, इसका तात्पर्य क्या है? अपनी ही अंतःशक्ति को ना समझ पाने से व्यर्थ भटकना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? रांगे राघव, सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। आपको बताना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका यह कविता संग्रह है? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, केदारनाथ अग्रवाल, तो राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? बलदेव मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, बैजू मिश्र, नामदेव मिश्र। क्या है असली नाम नागार्जुन जी का? तो आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प बी, वैद्यनाथ मिश्र, तो ठीक माना जाएगा, यही नागार्जुन का असली नाम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो युगधारा नागार्जुन, वीणा शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन धरती, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। इसमें कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, क्योंकि ये वीणा जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन जी की नहीं है, और युगधारा नागार्जुन की है, धरती त्रिलोचन की है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। कौन सी विशेषता है जो प्रगतिवाद की नहीं है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प बी, कल्पना प्रवणता, तो राइट आंसर होगा। बाकी की विशेषताएं सारी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है विकल्प ए, नई कविता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। रचना किसकी है? धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध। कौन सा है आपका उत्तर? आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है, सुदामा पांडे धूमिल, तो राइट होगा। उन्हीं की ये पंक्ति है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? देखते हैं हम लोग कौन नहीं हैं। व्यष्टि चेतना ये नहीं है, और यथार्थ चेतना ये है,
इतिहास बोध ये भी है और एकेश्वरवाद ये भी नहीं है, अर्थात 1 और 4 जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर है। वो कूट है आपका विकल्प ए, यानी कि व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद ये प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी बाबा नागार्जुन जी ने लिखा है सीता के ऊपर खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में किसको दी गई है? स्त्री जीवन चित्रण को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को, दलित जीवन चित्र को। 698 का उत्तर कौन सा होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। अर्थात प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है, इसी की प्रधानता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो, देखते हैं किसे माना गया है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, यही आपका सही उत्तर है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो, बाकी जो है बातें हमें ठीक नहीं लग रही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन जी की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो कौन सी रचना है जो इनमें से नागार्जुन जी की नहीं है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ गया है कौन सा? विकल्प डी, तो ठीक होगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना केदारनाथ अग्रवाल की है और बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1929, 1936, 1926, 1943। यानी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में होता है? तो आपका उत्तर है विकल्प बी, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, ये कथन किसका है? दिनकर, नागार्जुन, मेचन शर्मा उग्र, अज्ञेय। कौन सा है इसका राइट आंसर? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा, यानी बाबा नागार्जुन जी कहते हैं कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यही आपका सही उत्तर है विकल्प बी, बाबा नागार्जुन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें आशा है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहें और अपने अधिकतम साथी मित्र, घर परिवार, दोस्त सभी को हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। उन सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं और हम मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।